कैसे हो मेरे भाई। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं कि हमें सिलेबस में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, पूरे डिटेल में देखने वाले हैं। 2025 से लेकर 2026 वाले सेशन में जो भी आए हुए हैं उनका मैथ्स का सिलेबस क्या है। इसके साथ में हम क्या देखने वाले हैं कि हमें कौन कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए, मतलब कि क्लास 10 तक के लिए मैथ्स के लिए हमें कौन कौन सा बुक लेना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए और कैसे पढ़ेंगे तो अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरा टोटल 7 यूनिट्स है। क्लास 9th में टोटल 6 यूनिट्स था, क्लास 9th में टोटल 6 यूनिट था, मतलब कि उसमें से ये ट्रिग्नोमेट्री जो था ना वो क्लास 9th में हमें नहीं पढ़ना था, बाकी ये सारा यूनिट हमें पढ़ना था सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ करके। इस साल नया एक यूनिट ऐड हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो चलो हम लोग रियल नंबर इससे पहले था, इस साल भी है, अलजेब्रा इसके पहले भी था, इस साल भी है, लेकिन कुछ और भी आया हुआ है साथ में। ज्योमेट्री इसके पहले था, इसमें भी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेम टू सेम इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे, इसमें भी पढ़ना है, लेकिन जहां तक हम लोग छोड़े थे ना क्लास 9th में उसके आगे तक पढ़ना है, आगे से पढ़ना है। ये नया यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री। मेंसुरेशन इसके पहले भी था, इस साल भी है, इस साल एक नया चैप्टर भी मिलने वाला है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सेम टू सेम, इसके पहले हम लोग अनग्रुप्ड डाटा का देखे थे, इस साल हम लोग ग्रुप्ड डाटा का देखने वाले। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है नंबर सिस्टम, इसमें मेरा एक ही चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। अब हमें रियल नंबर में पढ़ना क्या है। रियल नंबर में हमें सारे के सारे रिप्रेजेंटेशंस और उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का जो रेशनल नंबर होता है उसको वे सब क्लास 9th में हम लोग सीख लिए हुए। एक्सपोनेंट्स के लॉ वे सारे 9th में हम लोग सीख लिए हुए। इसमें हमें क्या सीखना है, 2 नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालना, 2 नंबर का 3 नंबर का, मतलब सिंपल सा समझो, रेशनल नंबर क्या है, फिर नेचुरल नंबर दे दिया, उसका एलसीएम निकालना और उसका एचसीएफ निकालना सीखना है। उसके साथ में इरेशनल नंबर हम लोग क्लास 9th में देखे हैं, इसमें हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है। जैसे कि क्लास 9th में हम लोग देखे थे √2 मेरा इरेशनल नंबर है, इस साल प्रूफ करना है कि √2 मेरा इरेशनल नंबर है। फिर एचसीएफ और एलसीएम का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इतना कर लेंगे, मेरा चैप्टर जो 1 है रियल नंबर वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे दूसरा यूनिट है मेरा अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो मेरा पहला चैप्टर है वो सेम टू सेम पॉलिनोमियल है, जो क्लास 9th में भी था। इसके पहले हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम ये देखे थे, फैक्टराइजेशन देख लिए थे। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, उसमें पोलिनोमियल्स का टाइप देखे थे ना, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ना है। नेचर ऑफ रूट्स आगे में मिलेगा, सिंपल सा समझो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट है, मतलब कि ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसका जो कोफिशिएंट है a है, b है, c है, इसका रिलेशन पढ़ना है। इसका जो रूट्स होगा, मतलब कि x का वैल्यू होगा, उसके बीच का रिलेशन पढ़ना है, ये पोलिनोमियल में। इसके बाद जो मेरा चैप्टर होगा वो होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम लोग क्लास 9th में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे हुए थे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे हुए थे। इस साल हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मैथमेटिकली सॉल्व देखना है कि मैथमेटिकली जो एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये 2 तरीके। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हुआ करता था, इस साल हट गया है, मतलब इस साल नहीं, इसके पहले साल से ही हटा हुआ है। तो वो वाले तरीके हमें नहीं पढ़ना, वो वाला मेथड नहीं पढ़ना, एलिमिनेशन पढ़ना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। उससे हमें लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होंगे ना, 2 वेरिएबल होंगे, उसका सॉल्यूशन देखना है। फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखना है। फिर 2 लीनियर इक्वेशन रहेंगे तो उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 1 होंगे मतलब कि यूनिक होगा, या फिर इनफाइनाइट होगा, या फिर नो होने वाला, नो सॉल्यूशंस होने वाला। तो ये तीनों कंडीशन हमें इसमें देखने को मिलने वाला। अगला जो मेरा अलजेब्रा का ही है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वही समझ लो, इसको 0 के बराबर में कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब जो भी है मेरा, मान लो यही है, तो इसको 0 के बराबर में कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये 0 हटा देंगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है।
अब इसमें रूट्स निकालना मतलब कि x का वैल्यू निकालना है, तो दो रूट्स होगा, यहाँ पे 2 है, पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो दो रूट्स होने वाला है। उस दोनों रूट्स के नेचर देखना है, ये नेचर कैसा है, रियल है या इमेजिनरी है, पहला पॉइंट हमें जहां पे देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दो मेथड हमें पढ़ना है। पहले 3 हुआ करता था, अब हमें 2 पढ़ना है। एक है फैक्टराइजेशन से मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालते हैं ना x का वैल्यू, एक है वो वाला तरीका। दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक इसमें फार्मूला भी देखने को मिलेगा, उस फार्मूला से भी सॉल्व करेंगे। तीसरा था कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, ये वाला हट चुका है, खत्म। फिर अगला जो सेक्शन आएगा इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो है मैं नेचर ऑफ रूट्स आने वाला है। इसके बाद लास्ट एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एपी बोलते हैं। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, सीरीज है, कोई सा भी सीरीज है, एक नंबर जो अगला नंबर है, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो वाला नंबर और उसके बाद वाले नंबर का जो डिफरेंस है, ऐसा सीक्वेंस देखने को मिलेगा। इस एपी में सीक्वेंस देखने को मिलेगा। उस सीक्वेंस का हमको nth टर्म निकालना सीखना है, सम निकालना सीखना है, इतना सारा सीख जाएंगे और इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम करना है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। इतना सारा सीख जाएंगे तो मेरा एपी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो यूनिट है वो है ज्योमेट्री। इसमें ज्योमेट्री में हमें 2 ही चैप्टर पढ़ना था। क्लास 9th में ज्योमेट्री में बहुत सारा चैप्टर पढ़ना था, इसमें हमें 2 ही चैप्टर पढ़ना है। जो पहला चैप्टर है वो है ट्रायंगल। इसके पहले हम लोग ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी देखे थे, इस साल हम लोग ट्रायंगल में सिमिलैरिटी है। इसके बाद हम लोग ट्रायंगल में इसमें क्या देखने वाले, तो थेल्स थ्योरम देखने वाले, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखने वाले, बीपीटी देखने वाले हैं। तो ये सब हमें इसमें देखने वाले हैं, ये ट्रायंगल में देखने को मिलेगा। इसके पहले हम लोगों के पास में, मतलब पहले के पहले वाले में सिमिलैरिटी के साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम भी हुआ करता था, लेकिन इस साल पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। इस साल में, इसके पहले वाले साल से भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, तो ये थोड़ा सा छोटा कर दिया गया, सिलेबस हटा करके घटा करके छोटा कर दिया गया। अगला जो चैप्टर है ज्योमेट्री का वो है सर्कल हम लोग जहां पे छोड़े हुए थे क्लास 9th में, हम लोग सर्कल जहां छोड़े हुए थे वहां से हल्का सा आगे पढ़ना है। जहां पे छोड़े हुए थे उसका भी यूज हल्का फुल्का आएगा, मतलब जितना हम लोग क्लास 9th में पढ़े सर्कल में वो सब भी यूज आने वाला है, क्लास 10th के सर्कल में यूज आने वाला है। सर्कल में वही, इसमें हम लोग उसमें टेंजेंट से रिलेटेड कोई थ्योरम नहीं पढ़े थे। क्लास 10th में हमें टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम पढ़ने हैं, तो यहाँ पे उससे आगे में आने वाला है। अगला जो यूनिट है इसमें 2 ही चैप्टर पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है और सर्कल पढ़ना है। अगला जो यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके पहले भी था तो बस बहुत ही छोटा हुआ करता था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके पहले था तो बहुत छोटा हुआ करता था। इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही चैप्टर एक ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हमें पढ़ना क्या है, 2 पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसा है, डिस्टेंस कितना है, ये किसी का घर है, ये किसी का घर है, इसके घर का कोऑर्डिनेट दे दिया, यहाँ का कोऑर्डिनेट दे दिया, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना सीखेंगे। फिर ये एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, और यहाँ पे दूसरा जो लाइन पॉइंट है, पॉइंट ही समझ लो, पी पॉइंट है, इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, जिसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, क्लास 9th में नहीं था सेक्शन फॉर्मूला, इस साल आने वाला है सेक्शन फॉर्मूला। तो ये हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखने को मिलेगा। कैसे निकालेंगे, ये पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा इसका पूरा लेक्चर जो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब स्टार्ट होगा वहां पे मिलने वाला है। ये एक नया यूनिट है, यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री, नया यूनिट है, नया सेक्शन है, नए तरीके से। यहां पे देखो जो सबसे पहला इसमें जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला जो चैप्टर है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, मतलब टोटल 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये टोटल 6 रेशियोज है। उसे 6 रेशियोज का किसी भी एक रेशियो दे देता है तो बाकी के रेशियोज क्या होने वाले हैं, सारे इसमें देखने को मिलेगा। रेशियोज का वैल्यू क्या होता है पूरे चैप्टर के अंदर में डिटेल मिलने वाला है। सिंपल सा समझो, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए साइड और एंगल के बीच का रिलेशन हमें इसमें पढ़ना है। सिंपल सा समझे कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए उस ट्रायंगल के एंगल के और उसके साइड के बीच का रिलेशन हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में।
इसके बाद में जो मेरा चैप्टर है, इसी के अंदर में जो अगला चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब कि टी रेशियोज का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, मतलब कुछ एंगल है, जैसे कि 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, ये लिमिटेड एंगल है। हमें क्लास 10th में इसी सारे एंगल्स का वैल्यू पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज थे, जैसे साइन था, कॉस था, टेन, टोटल 6 रेशियोज थे ना, इस सारे रेशियोज का वैल्यू पढ़ना है कि साइन 60 पे कितना होगा, टेन 45 पे कितना होगा, cos 90 पे कितना होने वाला है। तो ये जो टोटल 6 रेशियोज है और ये जो एंगल है 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, ये जो एंगल है इस पे सारे 6 रेशियोज का वैल्यू हमें पढ़ना है। वो कौन सा सेक्शन में, टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल वाले में पढ़ना है। इसके बाद में जो मेरा चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ये वाला, इसमें हमें क्या करना है, इसमें कुछ कंसेप्ट्स नहीं है, मतलब इस कंसेप्ट्स है लेकिन इसमें हमें बस सिर्फ प्रूफ करना है। एलएचएस आरएचएस वाइज दिया हुआ रहेगा, एलएचएस को लेंगे, एलएचएस को लेकर के सॉल्व करते अगर आरएचएस ला दिए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, या फिर आरएचएस को उठा लिए, आरएचएस से चलते मेरा एलएचएस आएगा, तभी भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये सारा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में समझो तो जितना भी आइडेंटिटी मतलब प्रूफ है, सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें प्रूफ के लिए बहुत सारा फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। इसमें जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारा हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और यहां से बोर्ड में क्वेश्चंस आते ही है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है और बहुत को ये डिफिकल्टी सेक्शंस भी लगता है, लेकिन टेंशन लेने वाला बात नहीं है। इस साल हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसी में जो मेरा लास्ट है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस को सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोल सकते हैं। दोनों एक ही चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें जो हमें पढ़ना है तो समझ आप सिंपल सा हमें क्या पढ़ना है। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में कोई बच्चा नीचे में बैठा है और ताजमहल को देख रहा है, या नीचे में बैठ के ताजमहल को देख रहा है। मान लो वो ताजमहल से 2 किलोमीटर दूर है, ताजमहल से 2 किलोमीटर दूर है, और वो जो बच्चा है वो ताजमहल को देख रहा है, तो ताजमहल का हाइट कितना होगा। अगर इसका जो देख रहा है ना, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना तो ये समझ में आएगा। लेकिन हमें सिंपल सा समझो क्या है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर कोई एक डिस्टेंस दे दिया और एंगल दे दिया है, तो उस पेड़ का या उस टावर का हाइट हमें निकालना है, तो कितना हाइट होने वाला है। ये सारा प्रॉब्लम, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हमें हाइट एंड डिस्टेंस में देखने हैं। इसके बाद मेरा यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री एंड होता है। अगला जो यूनिट है मेरा मेंसुरेशन है, और मेंसुरेशन में हमें जो सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हमें एरिया पढ़ना है, पेरीमीटर भी निकालना है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब एक सर्कल दे दिया होगा, सर्कल में सेगमेंट होगा, सेक्टर होगा, फिर आर्क लेंथ होगा। ये सारा हमें निकालना कहां सीखना है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, आर्क लेंथ क्या होता है, ये सारे के सारे इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। सारे के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, वे सारे फॉर्मूले याद करेंगे, फिर उसको इस पे अप्लाई करके सॉल्व भी करेंगे। तो ये पूरा का पूरा डिटेल में देखने के लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल में मिलने वाला है। मतलब सिंपल सा समझो, सर्कल के एरिया और उसके पेरीमीटर के रिलेटेड हमें पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है इसी का मेंसुरेशन गई है, वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये सारे फिगर हमें पढ़ना है, सारे शेप पढ़ने हैं। उसका क्या पढ़ना है, वॉल्यूम निकालना पढ़ना है, सरफेस एरिया पढ़ना है। फिर इस वाले में क्लास 9 में इतना तो हम लोग पढ़े थे, क्लास 10 में क्या इतना ही पढ़ना पड़ेगा, तो बात ही क्या रहेगा क्लास 9 में और क्लास 10 में। तो टेंशन मत लो, क्लास 10 में और भी कुछ पढ़ना है। वो क्या है, एक कोन को एक स्फीयर को कंबाइन कर दिए, मतलब कॉम्बिनेशन वाला भी पढ़ना है। दो को फिगर को, दो को 3D फिगर को कंबाइन कर दिए, कंबाइन करने से जो मेरा बन गया
उसका वॉल्यूम निकालना हो गया। ये है सिलेंडर, इसके ऊपर में ये सिलेंडर हो गया ना, नीचे में सर्कुलर, इधर में सर्कुलर, ये सिलेंडर टाइप का है। ये सिलेंडर है क्या, ऊपर में कोन बना दिए, नीचे में मान लो एक स्फीयर बना दिए, हेमिस्फीयर बना दिए नीचे में। तो इस बनाने के बाद में जो फिगर बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होने वाला है, उसका सरफेस एरिया क्या होने वाला है, ये सारा हमें इसमें सीखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स या फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर्स ऐसे भी बोल सकते हैं, कंबाइंड फिगर भी बोल सकते हैं। तो वह सबका वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया निकालना हमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में पढ़ना है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में एक और सेक्शन है जिसमें हमें कन्वर्जन से पढ़ना है। कन्वर्जन से मतलब क्या होगा, ये मान लो सिलेंडर है, इसको मेल्ट करके हम इस स्फीयर बना रहे हैं, तो कितना स्फीयर बना सकते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें इसी में पढ़ना है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें क्लास 9th में नहीं पढ़ना था, इस साल हमें पढ़ना है। यहाँ पे मेरा यूनिट 6 जो है मेंसुरेशंस, ये भी मेरा खत्म हो जाता है। अगला जो यूनिट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मेरा 2 चैप्टर है, एक है स्टैटिक्स, एक है प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में जो हमें पढ़ना है, स्टैटिक्स में जो हमें पढ़ना है वो है मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप्ड डाटा का। इसके पहले हम लोग मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखे थे क्लास 9th में ही। मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखे थे, लेकिन वो सिर्फ ग्रुप्ड डाटा का नहीं था, अनग्रुप्ड डाटा का सिर्फ निकाल करके छोड़ देना था। मीन, मीडियन, मोड क्लास 9th में हम लोग अनग्रुप्ड डाटा का निकालना सीख गए थे, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी देख लिए थे। इस साल जो है क्लास 10th में जो है मीन, मीडियन, मोड निकालना है, लेकिन ग्रुप्ड डाटा के लिए ही निकालना है। तो ये रहा मेरा स्टैटिक्स। प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी में हमें और भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे कि स्फेरिकल बॉल होंगे, रेड बॉल, ब्लू, ग्रीन, ऐसा व्हाइट कलर, फिर प्लेइंग कार्ड होंगे, फिर डाइस होंगे, फिर क्वाइंस होंगे, फिर स्पिनर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी में आना पड़ेगा। तो ये पूरे क्लास 10th का सिलेबस मैथ्स का, ये पूरे सिलेबस इंक्लूड करके मिक्स करके 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये रहा मेरा क्लास 10th का पूरा मैथ्स का सिलेबस, और बता भी दी कि कौन से चैप्टर में कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है हमें। देख लो एक बार, लिख लो। अब बात करते हैं हम बुक की, कि हमें कौन सा बुक क्लास 10th के लिए प्रेफर करना चाहिए। क्लास 10th में हम कौन सा बुक परचेज करेंगे, बनाएंगे, मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे, तो वो मेरा 95+ स्कोर करा सकता है। कौन सा बुक, क्या देखो एक बात माइंड में रखो, 95+ स्कोर अगर हम कर देते हैं और हमें कुछ नहीं आता है तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम के जब हम टाइम आते हैं, जैसे दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, तो जो एग्जाम का क्लोज में जितना जाते हैं उतना ही ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलना कहीं से सोर्स मिलने लगता है। ये वाला आया, इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया, इसी में से सब क्वेश्चंस आ गया, तो वो वाला भी पढ़ के हम 95 कर सकते हैं, लेकिन वो 95 करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें स्टार्टिंग से पूरा प्रॉपर्टीज, पूरा मतलब कंसेप्ट्स को, पूरे पॉइंट्स को अच्छे से डील करके, अच्छे से सॉल्व करके, हमें खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। उससे मेरा 95 नहीं, अगर 90 ही मेरा मार्क्स आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एक बार और सुनो क्या कहना चाहते हैं। मान लो लास्ट में गए दिसंबर में, जनवरी में, और कहीं से सोर्स हमको मिलेगा, और उस सोर्स मिलने से मेरा 95 100 मार्क्स आ गया, पीछे कुछ नहीं पढ़े थे, पढ़ना क्या, पेन ही नहीं उठाए थे, कॉपी पे लिखे ही नहीं थे, चैप्टर ही ना देखे थे कौन कौन सा है मैथ में, और वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, उसको रट लिए और 95 और 100 मार्क्स ला लिए, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर हम उस 95 और उस 90 से बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, अगर हम खुद से पढ़ के पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस पढ़ कर जाते हैं और 90 मार्क्स ही लाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में मेरा 90 मार्क्स बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है 100 और 95 के कंपैरिजन में। वो जो वैसे स्कोर कर रहा है उसके कंपैरिजन में मेरा 90 मार्क्स बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। आया समझ में? चलो देखते हैं कि हमें कौन कौन सा बुक्स, कौन कौन सा बुक अगर परचेज करेंगे, अगर डेली लाइफ में यूज करते हैं, मतलब कि उसको सॉल्व करते हैं और हर एक क्वेश्चंस को, हर एक कंसेप्ट को समझते चलते हैं, तो इन फ्यूचर क्लास 11 12 सब के लिए बेस्ट होने वाला है। वो कॉम्बिनेशंस है। यहां देखो एनसीईआरटी ले लेंगे, अगर हम एनसीईआरटी ले लेते हैं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, तो इससे तो तुम्हारा बोर्ड क्लियर हो ही जाएगा। एनसीईआरटी ले लेते हैं और इससे सॉल्व करते हैं इसको, और इसका हर एक पॉइंट्स, हर एक एग्जांपल्स, एक्सरसाइज जो भी दो, हर एक क्वेश्चंस इसमें, इस बुक के अंदर जो क्वेश्चंस लाइक कर गया वो वाला क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस आने वाला है एग्जाम के लिए।
लेकिन इतना करने से हमें सिर्फ एग्जाम पास करने से थोड़ी होने वाला है। हम एग्जाम पास कर लेंगे और मान लो क्या है, अगर क्लास 10th में सिर्फ पास करना चाहते हैं, क्लास 11th में आर्ट्स लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आगे भी कुछ करना चाहते हैं मैथ से ही, तो सिर्फ एनसीईआरटी करने से कुछ नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी के साथ में या तो हमें आरएस अग्रवाल एक ये कॉम्बिनेशन बनाना होगा कि एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल ये वाला बना रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं, तो या फिर दूसरा एनसीईआरटी ही ले रहे हैं और इसके साथ में आरडी शर्मा लगा रहे हैं। अगर ये दोनों में कोई एक ही, दोनों कॉम्बिनेशन फॉलो नहीं करना है, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रॉपर पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, तो ले तो देंगे, मार्केट में जाएंगे उसको पैसा देंगे तो दुकानदार तो दे ही देगा। ऐसा कोई थोड़ी कहे कि नहीं आपको आरएस अग्रवाल दे दिए, हम आरडी शर्मा आपको नहीं देने वाले, वो देगा ही। आप खरीद लोगे, खरीद सकते हो, लेकिन होगा क्या, दोनों खरीद लोगे ना तो उसमें से कोई एक भी कंप्लीट सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए दोनों नहीं लेना है, दोनों में से कोई एक ही लेना है। या तो एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल लेना है या फिर एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा लेना है। ये दोनों में से कोई एक ही कॉम्बिनेशन को फॉलो करना है। दोनों कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे बर्बाद, खत्म, कुछ नहीं होने वाला। दोनों कॉम्बिनेशन फॉलो नहीं करना है, कोई एक ही सेक्शन लेना है, या तो एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल या फिर एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा। ये दोनों बुक में से कोई एक ही कॉम्बिनेशन लेना है। बहुत का सवाल होगा, ये दोनों कर लो। इसके साथ में बहुत कोई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लिया होगा, वो भी सही है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो भी सही है। बोर्ड एग्जाम्स का अभी सोचना ही नहीं है, सिंपल सा समझो। अगर जो भी जिनका भी क्लास 10th करने के बाद में क्लास 11th में मैथ्स और साइंस लेना है, उनके लिए ये सब क्वेश्चंस होना ही नहीं चाहिए कि कौन सा बुक बनाएंगे तो मेरा बोर्ड एग्जाम्स अच्छा से हो जाएगा। उनके लिए ये क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, बोर्ड के लिए एनसीईआरटी कर रहे हैं सफिशिएंट है। एनसीईआरटी के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे, बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। लेकिन हम आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल बना क्यों रहे, ताकि इन फ्यूचर हम 11th में भी मैथ ले रहे तो मेरा दिक्कत ना हो, 12th में भी कर ले कोई दिक्कत ना हो, जेईई मेंस हमको करना है कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम ये वाला फॉलो कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा इसलिए फॉलो नहीं करा रहे हैं, इसलिए नहीं बोले कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा तो ई वाला लो, ई वाला लो, ऐसा नहीं कर रहे हैं। अभी से ही स्ट्रगल करेंगे, अभी से ही सारा पॉइंट सारा कंसेप्ट समझते चलेंगे, तब आगे में दिक्कत नहीं होने वाला है, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, ये पूरा सिलेबस और ये बुक लिस्ट हो गया। इसमें से कोई एक ही परचेज करना है, या तो ये वाला कॉम्बिनेशन लो या तो ये वाला कॉम्बिनेशन लो, नहीं तो ये वाला कॉम्बिनेशन लो, हो जाएगा बोर्ड एग्जाम से, बिलीव करो। और ये सारा का सारा सिलेबस और सारा चीज इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मिलने वाला है, तो बने रह सकते हो इस पे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ताकि तुम्हारे साथ उसका भी बेनिफिट हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।